हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनियन बजट 2024-25 के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बजट को आसान से आसान भाषा में हम समझेंगे कि बजट में हमें क्या क्या मिला है, क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और बजट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो ये बजट है, ये बजट हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, वो ये हैं। और ये हमारे देश की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन बजट पेश करने वाली सेकंड फीमेल है। फर्स्ट फीमेल है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने बजट पेश किया था। क्लियर है। और जो इनके साइड में ये व्यक्ति हैं, ये कौन है? ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और जो 2024 का जो ये बजट पेश किया गया है, यूनियन बजट, ये अपने आप में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट है, क्योंकि ये श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार 7वां बजट पेश किया गया है। तो ये अपने आप में ही हिस्ट्री बन गई है, क्योंकि 7 बार लगातार बजट आज से पहले हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर CD देशमुख थे, उनके द्वारा लगातार 7 बजट पेश किए गए हैं। और ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर होगी जिन्होंने लगातार 7 बजट हमारे पेश किए हैं। अगर ये 2029 तक रह जाती हैं तो ये वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला। और अगर हम बात करें टोटल बजट सबसे ज़्यादा किस फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किए हैं, तो वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई, जिन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया है। देखो, 6 बार यहाँ पर किया और 4 बार ये किया। तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन हैं? मोरारजी देसाई, जिन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया है। इनके बाद अगर बात करें तो 9 बार बजट पेश करने वाले वो हैं P चिदम्बरम, जिन्होंने टोटल 9 बार बजट पेश किया है। फिर इनके बाद प्रणब मुखर्जी, CD देशमुख और निर्मला सीतारमण, जिन्होंने टोटल 7 बार बजट पेश किया है। तो 10 बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई, 9 बार बजट पेश करने वाले P चिदम्बरम, और 7 बार बजट पेश करने वाले 3 वित्त मंत्री हो चुके हैं हमारे पास। एक है प्रणब मुखर्जी, और दूसरा है CD देशमुख, और तीसरी होगी हमारी निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर बात करें कॉन्जिक्यूटिव लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले, तो वो कौन है? वो एक तो निर्मला सीतारमण जी हैं और CD देशमुख हैं। तो ये देखिए, CD देशमुख जी के द्वारा ये टोटल 7 बजट हैं लगातार जो CD देशमुख के द्वारा बजट पेश किए गए हैं। तो थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री और देख लेते हैं यहाँ पर। जो ये 1955 का जो ये बजट था, ये बजट पहली बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट करवाया गया था। इससे पहले बजट सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होता था, तो हिंदी में पहली बार जो प्रिंट है वो CD देशमुख जी के द्वारा प्रिंट करवाया गया था, जो 1955 में प्रिंट करवाया गया। और CD देशमुख लगातार 7 बार बजट पेश करने वाले इकलौते वित्त मंत्री थे। लेकिन अब इनके साथ हमारे देश की जो फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो भी इनके साथ उन्होंने भी इनके साथ रिकॉर्ड बना दिया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने पहला बजट जो अपना 2019 में पेश किया था, उसके बाद 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में इनके 2 बजट हो गए। एक फरवरी में आया था जो कि इनका इंट्रीम बजट था, और अब 2024 जुलाई में जो ये आया है, ये इनका कंप्लीट बजट है, फुल बजट है। क्लियर है। और अगर एक और फैक्ट अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, तो ये जो 2020 का जो ये बजट था, ये बजट में सबसे जो स्पीच देते हैं वो लॉन्गेस्ट स्पीच थी, जो 2 घंटे 42 मिनट की थी। अगर बात की जाए आपसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच वो किस वर्ष का था, तो वो सन 2020 का बजट था, जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, और जिसमें जो बजट स्पीच है वो 2 घंटे 42 मिनट की है। अगर हम बात करें सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन वर्ड, लॉन्गेस्ट बजट इन वर्ड, तो वर्डों में सबसे ज़्यादा बजट जो पेश किया गया था वो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो पेश किया गया था, वो बजट था जो 24 जुलाई 1991 को आया था। क्लियर है। तो 1991 का लॉन्गेस्ट बजट था वर्ड्स में। और स्पीच की अगर बात करें तो सबसे लंबी स्पीच
स्पीच जो है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और वर्ड्स में जो वर्ड थे लगभग 18,650 वर्ड्स में जो है बजट वो बनाया गया। क्लियर। अब देखो अगर बजट की बात करें तो दोस्तों जो बजट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल से संबंधित नहीं है, लेकिन बजट शब्द की जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बजट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 से संबंधित है, आर्टिकल 112 से संबंधित है। और बात करें हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो वो बात करता है आर्टिकल हमारा 202। क्लियर है। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करता है और आर्टिकल 202 स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात करता है। अब तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने करंट बजट पर आते हैं। इस बजट में हमें क्या क्या मिला है, टोटल कितने करोड़ का सरकार जो है ने बजट लेके आई है और कितने करोड़ का सरकार ने यहाँ पर उधार लिया है, क्या क्या हमें दिया गया है, तो उन सारी चीज़ों पे आगे बढ़। तो दोस्तों जो ये टोटल 48,20,512 करोड़ का बजट जो है ये लाया गया है, जिसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए टोटल बजट कितने करोड़ का था, 48,20,512 करोड़ का टोटल बजट है जो भारत सरकार के द्वारा 2024-25 का लाया गया है। इसमें जो अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर की, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा इंटरेस्ट पर किया जाएगा, क्योंकि जो आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर जो ब्याज दिया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा है। 11,62,940 करोड़ का जो भारत सरकार पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करेगी, ब्याज का भुगतान करेगी। इसके बाद वो सेक्टर जिसके ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है वो कौन सा है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ पर 5,44,128 करोड़ जो है सरकार खर्च करेगी। इसके बाद जो है सेक्टर वो आ जाता है डिफेंस का, तो डिफेंस का सेक्टर, डिफेंस के ऊपर जो है सरकार वो 4,54,773 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने वाली है। उसके बाद जो सरकार सब्सिडीज़ वगैरह देती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली है, तो वो 3,81,175 करोड़ का जो है टोटल यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पेंशन्स के ऊपर सरकार 2,43,296 करोड़ खर्च करेगी। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 1,25,638 रुपये खर्च किया जाएगा। IT एंड टेलीकॉम सेक्टर पर 1,16,342 करोड़ खर्च किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के ऊपर यहाँ पर 89,287 करोड़ यहाँ पर खर्च किया जाएगा। फाइनेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर 86,339 86,339 रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। एनर्जी सेक्टर पर 68,769 रुपये यहाँ पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। क्लियर है। तो आप इन सब को अगर नोट डाउन करना चाहो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको जो ये PDF है ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल हुड्डा स्टडी टिप्स के नाम से ही है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो हम इस बजट की बात करते हैं, तो हमने टोटल जो एक्सपेंडिचर कहाँ किस सेक्टर पर ज़्यादा किया जा रहा है वो तो हम लोगों ने देख लिया। जैसे एक बार आपको थोड़ा सा बजट के बारे में 2 मिनट लेते हुए आपको बजट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि बजट में एक्चुअल में होता क्या क्या। चलिए देखो दोस्तों, जो बजट होता है, बजट वो सरकार उसको 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि एक बजट में टोटल सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है और कितना पैसा सरकार के पास आएगा। तो सरकार बताती है कि बजट एक्सपेंडिचर, टोटल बजट में कितने रुपए खर्च करेगी सरकार, वो बजट एक्सपेंडिचर में दिखाएगी। और वो जो एक्सपेंडिचर करेगी उसके लिए सरकार के पास टोटल पैसा कहाँ से आएगा वो सरकार बताती है बजट रिसिप्ट्स में। अब बजट एक्सपेंडिचर बजट व्यय, बजट रिसिप्ट्स बजट प्राप्तियाँ। तो सरकार ने बजट रिसिप्ट्स को 2 टाइप में बांट दिया गया। एक कहा गया रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो कैपिटल रिसिप्ट्स।
अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं, तो वे रिसिप्ट्स होती हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है असेट्स, एक क्या होता है असेट्स, एक होती है लाइबिलिटी, एक क्या होता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ देनदारियाँ, असेट्स हमारी परिसंपत्ति, जैसे हम अपनी ज़मीन, जो हमारी ज़मीन जायदाद है, हमारे पास जो ओवरऑल पैसा है वो हमारी असेट्स है। अगर हमने किसी का पैसा उधार ले रखा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है। क्लियर है। चलो हमारे पास पैसा आना चाहिए, हम बात करें यहाँ पर रिसिप्ट्स की, तो रिसिप्ट्स में हम एक काम कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को बेच देते हैं। अगर ज़मीन को बेचेंगे तो असेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ज़मीन को बेच दो, ज़मीन कम हो जाएगी, पैसा तो आ जाएगा लेकिन असेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लोन ले लो भाई किसी से। अगर किसी से लोन लेंगे तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो हम पैसा लेने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो अपनी असेट्स को घटा सकते हैं या अपनी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, अगर हमें पैसा खर्च करना है, खर्च करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी असेट्स को बढ़ा सकते हैं, हम ज़मीन खरीद सकते हैं जिससे हमारी असेट्स बढ़ जाएगी, एक ये खर्चा हो जाएगा। दूसरा, जिससे लोन ले रखा था उसका लोन चुका देते हैं। अगर लोन चुका देंगे तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बात क्लियर है, आपको ये चीज़ें समझ में आई तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स लेंगे। अब किसी ने पूछा कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में फ़र्क क्या है, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो ये हमारी जो ये रिसिप्ट्स थी, यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव पड़ रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट्स में असेट्स और लाइबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें पैसा लेने के लिए अपनी असेट्स को कम करने की ज़रूरत नहीं है, असेट्स को बेचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से पैसा उधार लेने की ज़रूरत है, मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर बगैर असेट्स को कम किए और बगैर लाइबिलिटी को बढ़ाकर पैसा लाया जाता है। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर असेट्स को कम करके पैसा लाया जाता है, मतलब अपनी ज़मीन को बेचकर पैसा लाया जाएगा, अपनी असेट्स को बेचकर पैसा लाया जाएगा। दूसरा जो है लाइबिलिटीज़ को बढ़ाकर, मतलब लोन लेकर पैसा लाया जाएगा। तो जो असेट्स और लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है उस तरीके की जो रिसिप्ट्स हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएंगी। जो असेट्स और लाइबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालती वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगी। क्लियर है। ऐसे ही जो हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको भी दो टाइप से दिखाया गया। एक होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कौन सा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या है, तो देखिए एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें अपनी असेट्स को बढ़ाना चाहिए था या लाइबिलिटीज़ को कम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसी जगह पर खर्च कर रही है जिससे सरकार की ना तो असेट्स बढ़ रही हैं ना लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो उस तरीके का खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन अगर सरकार ऐसी जगह पर खर्च करे पैसा जिससे सरकार की असेट्स बढ़ें और लाइबिलिटीज़ अगर कम हो रही हैं तो उस तरीके का खर्चा जो है सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर बात कर लें इनके एग्जाम्पल की तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टैक्स आ जाता है, नॉन टैक्स आ जाते हैं। नॉन टैक्स के अंदर फ़ीस आ जाएगी, फ़ाइन आ जाएगा, डोनेशन आ जाएगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी इनकम या सेविंग्स जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है, जैसे सरकार ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और अपने उस इन्वेस्टमेंट को कम कर रही है सरकार, मतलब अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, तो डिस इन्वेस्टमेंट आ जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर सरकार कहीं से पैसा लोन वगैरह ले रही है तो वो इसमें आ जाएगा। अब बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर सरकार कहीं पर पैसा डोनेट कर रही है, डोनेशन दे रही है, या सरकार आप लोगों को जो सैलरी देगी, कल को आपको अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपको जो सैलरी वगैरह देगी, वेजेस देगी, पेंशन देगी, तो वो सारा पैसा खर्चा कहाँ से निकालेगी सरकार, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से निकालेगी। डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा वो आपका डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर है। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कल को जो लोन वगैरह लेती है सरकार
उसके लिए जो ब्याज का भुगतान करती है तो वो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पर कौन कौन सा खर्चा आ जाता है, तो वहाँ पर जैसे सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर खर्चा कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ कर ली सरकार ने, लैंड एंड बिल्डिंग्स, कहीं शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए या किसी को लोन वगैरह दे दिया, तो वो सारी चीज़ें, वो कौन सा खर्चा आ जाता है हमारा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। क्लियर हुआ। अब वापस हम अपने बजट की तरफ लौटते हैं। तो दोस्तों इस बजट में 2024-25 के बजट में जो सरकार ने कहा है कि हमारी जो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो 31,29,200 करोड़ की होंगी, और जो हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी वो होंगी 16,91,312 करोड़ की। इन दोनों को जब हम टोटल कर देते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाती है 48,20,512। मतलब सरकार ने कहा था, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सरकार टोटल पैसा कितना खर्च करेगी, 48,20,512 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो सरकार ने बताया कि वो पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, जिसमें सरकार ने कहा रिवेन्यू रिसिप्ट से हमारे पास लगभग 31,29,200 करोड़ रुपए आएंगे, और हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट से 16,91,312 करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे। तो हमारी जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 48,20,512 करोड़। और जो सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, वो भी कितना है, 48,20,512 करोड़। और जो ये नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको ये समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये इतने ईयर्स लिखे हुए हैं, ये किस लिए लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जो सरकार बजट बनाती है 2024-25 का, जैसे ये बजट बनाया गया है, तो एक साल का बजट बनाने के लिए पिछले 2 साल के डाटा देखा जाता है, जिसके आधार पर तीसरे साल का डाटा जो सरकार जो है वो उसका अनुमान लगाती है। क्योंकि जो बजट में जो सरकार जो ये डाटा दे रही है, जो भी ये डाटा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये सारा अनुमानित डाटा है कि भाई लगभग इतना पैसा हम इन सेक्टर के ऊपर पैसा खर्च करने ही वाले हैं। तो ये एस्टिमेटेड डाटा है, ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है कि 48,20,512 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा कम भी खर्च हो। और जो सरकार कह रही थी कि रिवेन्यू रिसिप्ट से हमारे पास जितना 31,29,200 करोड़ रुपये आने वाले हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा पैसा आ जाए, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम पैसा रह जाए, लेकिन रहेगा अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास। तो ये अंदाज़ा, ये एस्टीमेट सरकार ने लगाया कैसे, तो ये लगाया पिछले 2 साल के डाटा के आधार पर। जैसे 2022-23, जैसे जो सरकार ने, जैसे अब अगर हम बात करें 2024-25 के जो ये बजट की, तो दोस्तों 2024-25 के लिए बजट जो है वो नवंबर और दिसंबर 2023 में ही बनना शुरू हो गया होगा। तो नवंबर दिसंबर 2023 में सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया होगा अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा डाटा इकट्ठा किया गया, उसमें क्या कहा गया, क्योंकि 2023 में ये बजट बनना शुरू हो गया था, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023-24 ही चल रहा होगा, और 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो उस इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 का एक्चुअल डाटा हमें प्राप्त होगा, और 2022-23 का जो सरकार ने बजट एस्टीमेट बताया था, उस बजट एस्टीमेट को सरकार जो है रिवाइज़ करती है। रिवाइज़ करने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार ये कहती है कि हम लोगों ने जितना एस्टीमेट बताया था, क्या उस एस्टीमेट में हमारा काम चल जाएगा, या हमारा जो बजट है वो बढ़ेगा या घटेगा। जो हमने कहा था उसी के आसपास हमारा जो खर्चा है या जो रिसिप्ट्स हैं उसी के पास चल रही हैं, या उससे ऊपर नीचे कहाँ जा रही हैं, मतलब उसको अपने उस डाटा को रिवाइज़ कीजिए। तो रिवाइज एस्टीमेट, बजट क्या हुआ, एक्चुअल एस्टीमेट, और जो ये बजट एस्टीमेट था इसके आधार पर हमारे पास क्या आया, रिवाइज एस्टीमेट। तो एक्चुअल डाटा और ये बजट एस्टीमेटेड डाटा और ये रिवाइज्ड डाटा, इन दोनों के आधार पर जो है सरकार जो आने वाले साल का जो बजट है, जो बजट एस्टीमेट किया जाता है, उनका आकलन करती है। तो एक्चुअल डाटा, करंट डाटा और फ्यूचर डाटा, ये हो गया। तो करंट डाटा का एस्टीमेटेड डाटा आ गया, एक्चुअल डाटा जो फाइनेंशियल ख़त्म हो चुका था तो उसमें सरकार को पता लग गया था कि एक्चुअल कितना पैसा जो है सरकार खर्च करने वाली है। एक बार 2 एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे एक्चुअल डाटा रिवेन्यू रिसिप्ट से कितना हुआ था, 23,83,206 करोड़। बजट एस्टीमेट में 2023-24 में सरकार ने कहा था कि 26,32,281 करोड़ रुपये लगभग हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट से आ सकता है। लेकिन जब डाटा को रिवाइज किया गया तो सरकार को ये एहसास हुआ कि 32,281 करोड़ नहीं, यहाँ पर
99,713 करोड़, यानी कि 26,99,713 करोड़ के आसपास लगभग पैसा आ सकता है। और इस साल के लिए फिर सरकार ने इसी इंक्रीजेस के आधार पर, इन दोनों के आधार पर सरकार ने अंदाज़ा लगाया कि इस साल लगभग 31,29,200 करोड़ रुपए हमारे पास जो है रिवेन्यू रिसिप्ट्स आ सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। अब बढ़ते हैं और आगे हमारे लिए बजट में सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट दिया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इस बजट की, तो इस बजट की क्या थीम्स थी, क्या प्रायोरिटीज़ वगैरह थी, वो इन डाटा, जो ये अभी हम डाटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद हम उन चीज़ों पे आएंगे कि इस बजट की क्या थीम्स थी, क्या प्रायोरिटीज़ थी। एक एक करके हम पूरा डिटेल में इस बजट को पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर हम बात करें, जैसे अगर हम जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, अगर उसको हम 1 रुपया मान लेते हैं कि ये जो 1 रुपया अगर सरकार के पास खर्च कर रही है सरकार, और 1 रुपया ही सरकार के पास आ रहा है, तो वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं, तो हमने 1 रुपये को टोटल बांट दिया 100 पैसे में। अब देखिए पैसा सरकार के पास किस सेक्टर से कितना पैसा आएगा। अगर 100 पैसे सरकार के पास आ रहे हैं, तो वो 100 पैसे कहाँ कहाँ से सरकार के पास आ रहे हैं, उसके लिए एक बार देखते हैं। तो रुपीज़ कम्स फ्रॉम, ये है 2024-25 का डाटा, उसके लिए 2024-25। इसमें अगर 100 रुपये सरकार के पास आ रहे हैं, उसमें से 27 पैसे, 100 पैसे अगर सरकार के पास आए, उसमें से 27 पैसे सरकार के पास कहाँ से आया, लायबिलिटीज़ से, उधार से। उधार लिया है सरकार ने 27%, 27 पैसे का। इसके बाद अगर सरकार की अगर बात करें कि सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही हैं, तो वो हो रही हैं दोस्तों इनकम टैक्स से। दोस्तों इनकम टैक्स काफ़ी सालों के बाद पहला स्थान इसने लिया है। तो फरवरी में जो बजट पेश किया था उसमें भी पहले स्थान पर था, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है, तो जीएसटी से पहले कस्टम टैक्स जो है, कस्टम ड्यूटीज़ कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो पहले स्थान पर रहता था, कभी कॉरपोरेशन टैक्स कभी इनकम टैक्स। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ था तब से लेकर आज तक जीएसटी ही पहले नंबर पर रहा था सरकार के आय के स्रोत के रूप में। लेकिन इस साल इनकम टैक्स ने जीएसटी का स्थान ले लिया है, तो हो सकता है काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जब जीएसटी पहले नंबर पे आया था तो 10 से 12 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इस बजट में जो सरकार ने कहा है कि सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो इनकम टैक्स है। दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहाँ से 18% लगभग सरकार के पास पैसा आएगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स। तो इन तीनों को तो आप याद कर लीजिए कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है। क्लियर है। जैसे कि हमने पीछे देखा था, अगर हम सिर्फ टैक्स से अगर सरकार की बात करें, तो टैक्स के रूप में सरकार के पास कस्टम ड्यूटी, जो सीमा शुल्क एक देश से दूसरे देश में जो है उत्पादन जाता है, जो गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती है, वहाँ से सरकार का लगभग 4 पैसा आने वाला है। और एक्साइज ड्यूटी जो कि उत्पाद शुल्क होता है, वहाँ से सरकार के पास लगभग 5 पैसे आने वाले हैं। अगर हम बात करें टोटल टैक्स के रूप में सरकार के पास टोटल कितना पैसा आने वाला है, तो इन सभी को एडिशन करके देखते हैं। जैसे 17, 19, 36, 44, 55, 45, 18, 63%। यानी कि जो सरकार की जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स थी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में जो टैक्स था, टैक्स से 63% पैसा टैक्स से आने वाला है। क्लियर है। और रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर ही एक चीज़ आती थी नॉन टैक्स। एक क्या आता था? नॉन टैक्स। मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था, जैसे फ़ीस फाइन वगैरह। तो सरकार का नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो कि कितनी है, 9% हैं, तो 9% पैसा यहाँ से आने वाला है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में सरकार के पास 72% पैसा आता है। और अगर हम बात करें रिवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो ये सरकार की अच्छी आय में गिना जाता है। अच्छी आय और एक होती है बेकार आय। बेकार आय क्या होती है? जहाँ पर आप अपनी ज़मीन बेचते हो, कर्जा लेते हो, वो आपकी बेकार आय होती है। तो सरकार की जो बेकार आय होती है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। और सरकार की अच्छी आय जो है वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ओवरऑल 100% खर्चे में, ओवरऑल 100% इनकम में अगर 72% वो अपनी अच्छी आय से अगर कमा रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा सूचक है देश की इकोनॉमी के लिए।
और हम बात करें तो बचा हुआ 28% जो कि कैपिटल रिसिप्ट से आने वाला है, वहाँ से कितना पैसा आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या आ गया था, हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था। अगर सरकार लोन वगैरह ले लेती है और डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, या जो लोन दे रखा था किसी को, वहाँ से उस लोन को रिकवर कर लेती है। तो एक होता है लोन लेना और एक लोन को रिकवर करना, दोनों इसी में आते हैं। तो अगर जो सरकार लोन वगैरह ले रही है तो वहाँ से टोटल 27% पैसा लोन के रूप में आने वाला है। और लोन को छोड़कर जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वहाँ से बस 1% पैसा आने वाला है। तो ये उनके लिए है, आप डाटा पे जाइएगा। जो लोग ये कहते रहते हैं कि सरकार तो सब कुछ प्राइवेटाइज करती जा रही है, सब कुछ बेचती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ देती जा रही है, तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर ही वही चीज़ें आती हैं। ओवरऑल बजट का 1% भी वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, तो कितनी सारी चीज़ें बेचती जा रही है। तो ये अपने आप में उनके मुंह पर एक ये तमाचा है, उनका जो ये झूठ है, झूठ का पर्दाफाश यहाँ पर हो गया कि 1% पैसा जो है सरकार वो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से या रिकवरी ऑफ लोन वगैरह से, वहाँ से लगभग 1% पैसा रिकवर कर रही है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर हम बात करें, अगर 100 रुपये जो ये सरकार के पास आए थे या 100 पैसे जो सरकार के पास आए थे, वो कहाँ कहाँ पर और किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अगर सरकार लोन वगैरह ज़्यादा लेगी तो ब्याज का खर्चा सरकार के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो ब्याज का खर्चा है सरकार का वह 19 पैसे, अगर 100 पैसे अगर सरकार खर्च कर रही है तो 100 पैसे में से 19 पैसे तो सिर्फ ब्याज के ऊपर ही चला जा रहा है। तो आज़ादी से लेकर आज तक जो भी सरकारें रही हैं, उनने जो भी लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो भी ब्याज बन रहा है वो गवर्नमेंट के खर्चों में सबसे ऊपरी खर्चा है, सबसे ज़्यादा खर्चा है। क्लियर है। इसके बाद सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा है, जो सरकार ने जो टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह कलेक्ट किए हैं, उसमें से जो राज्यों का हिस्सा है, वो सरकार राज्यों को लगभग, अगर 100 जितना भी पैसा सरकार के पास टैक्स और उसके रूप में आया है, ओवरऑल बजट का 21% पैसा राज्यों को मिल जाएगा, राज्यों को दिया जाएगा। इसके बाद जो भी सरकार ने जितनी भी स्कीम्स चला रखी हैं, उस स्कीम्स के ऊपर लगभग 16% पैसा जो है स्कीम्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। बात करें इसके बाद की तो डिफेंस के ऊपर लगभग 8% पैसा खर्च होगा, सब्सिडीज़ के ऊपर लगभग 6% पैसा खर्च होगा, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ऐसी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही हैं, खर्चा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिन स्कीम्स के ऊपर बनाई किसी और ने थी, स्पॉन्सर सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई होगी, स्पॉन्सर सरकार के द्वारा की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर लगभग 8% पैसा खर्च किया जा रहा है। और जो पेंशन्स वगैरह हैं, जो सरकार पेंशन्स देती है रिटायर्ड पर्सन को, वहाँ पर लगभग 4% पैसा, और जो फाइनेंस कमीशन है, जो कि राज्यों में पैसे का बंटवारा किस हिसाब से करना है, तो फाइनेंस कमीशन को जो पैसा है वो 9% ओवरऑल बजट का दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर रह गए, वहाँ पर टोटल कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 9% पैसा खर्च किया जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर पर स्टेट्स को दिया जा रहा है, इसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर किया जा रहा है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन पर, और डिफेंस को मात्र कितना परसेंट दिया जा रहा है, 8% पैसा दिया जा रहा है। डिफेंस का तो आपको याद ही कर लेना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर ओवरऑल जो है सरकार वो 4,54,773 करोड़ रुपए ओवरऑल खर्चा करने वाली है। ये आपका एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जब सरकार ने डिफेंस सेक्टर के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर 3 लाख करोड़ प्लस किया था, तो कम से कम 7-8 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार का डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है। और कोरोना के बाद से कई बार सरकार ये पूछा जा चुका है सरकार के द्वारा कि सरकार का हेल्थ सेक्टर का बजट कितना है। तो यहाँ पर सरकार का हेल्थ सेक्टर का बजट भी और आपका डिफेंस सेक्टर का बजट भी आपको ये याद कर लेना चाहिए। इसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो एजुकेशन सेक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लियर हो गया। अब देखो, जो मैंने रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चीज़ें बताई थी, यहाँ पर आपको वैसे एग्जांपल्स के तौर पर समझा रखा है कि भाई 2024-25 में
इससे पहले चलते चले जाओ, ये रिवाइज्ड डाटा है, ये बजट एस्टीमेट 23-24 का है, ये 22-23 का एक्चुअल डाटा उस हिसाब से दे रखा है। तो अब करंट ईयर के पे रहेंगे तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के तौर पर 31,29,200 करोड़ रुपए, जो कि ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स 16,91,312 करोड़ रुपए जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में आने वाला है। ऐसे ही अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सरकार का 31,09,401 करोड़ 37,09,401 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 11,11,111 करोड़, जो कि पिछली बार की बजट की तरह ही है, जहां पर जितना सरकार ने कहा था उतना ही पैसा अब की बार भी सरकार ने यहां पर रखा है। क्लियर है? तो 11,11,111 करोड़ रुपए सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छी इनकम मानी जाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स अच्छी इनकम मानी जाती है सरकार की, कि अच्छी आय का स्रोत जो है वो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसे ही अच्छे खर्चे जो हैं सरकार के वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप अपने ऊपर लगा कर देखिए, जैसे आप पैसा खर्च कर रहे हो और आपकी एसेट्स भी बढ़ती जा रही हैं, आपका कर्जा भी कम होता जा रहा है, तो आपका उस तरीके का खर्चा अच्छा खर्चा माना जाएगा, सिवाय उसके कि आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं, ना तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं और ना आपका लोन कम हो रहा है। तो ना तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, ना एसेट्स बढ़ रही हैं। तो उस तरीके का खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो कि बेकार खर्चा माना जाता है। तो अब की बार सरकार ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा किया है, जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट से भी ज़्यादा है। तो सरकार को यहाँ पर रिवेन्यू डेफिसिट होगा। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो रिवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा होता है, जो कि अपने आप में एक बेकार अच्छी सिचुएशन देश के लिए नहीं है। तो सरकार को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए असेट्स क्रिएट करेगा, लोन को कम करेगा, असेट्स क्रिएट होंगी तो रोज़गार के अवसर भी इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। चल, यहाँ पर कोई चीज़ देखने के लिए नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड्स इन डेफिसिट। ट्रेंड्स इन डेफिसिट। तो दोस्तों अगर इस साल की बात करें तो जो सरकार का घाटे का बजट था, कि सरकार को कितना घाटा हुआ है, मतलब सरकार को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ी उधार लेने के लिए, कितने पैसे की कमी पड़ गई थी सरकार के को, कि वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी जितना सरकार ने कहा था। जैसे 48,20,500 करोड़ रुपए जो सरकार ने कहा था कि इतना पैसा हम जो है खर्च करेंगे, तो उसमें ओवरऑल सरकार को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि वो उसको पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल फिस्कल जो ये है फिस्कल डेफिसिट है, ये 4.9% ऑफ जीडीपी। तो भारत को अपने जीडीपी का 4.9% जो है फिस्कल डेफिसिट होगा इस साल, ये सरकार ने अनुमान लगाया है। पिछली बार का कितना था? 5.8 कहा था, लेकिन रिवाइज करके कितना हो गया था? 5.8। अब की बार उसको और कम करके 4.9 किया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सरकार ने इसको और कम करके 4.5 करने का जो टारगेट है वो रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं आगे। तो टैक्स का कितना है? डायरेक्ट टैक्स का तो देखिए, जो सरकार के पास ओवरऑल जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है, तो ओवरऑल जीडीपी का वो डायरेक्ट टैक्स से कितना है? 6.8 है, और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना है? 5.0। तो टोटल कितना बनेगा? 11.8%। तो 11.8% पैसा सिर्फ टैक्स के रूप में जो है 11.8% ऑफ जीडीपी, उतना पैसा सिर्फ टैक्स के रूप में भारत सरकार को आएगा, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सों से होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आपका ट्रेंड्स इन डेफिसिट है, ये आपका पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फिस्कल डेफिसिट कितना % है जीडीपी का। तो अब की बार 4.9 है, और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट 4.5। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है? तो आपका रेलवे बजट वगैरह आ जाता है, तो रेलवे बजट के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, तो रेलवे बजट को डिटेल स्टडी हम उसमें करेंगे। यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो इस साल का जो बजट है, उस बजट की जो थीम है वो 4 पिलर्स के ऊपर रखी गई है। पहला है हमारा एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास।
तो हमारा जो पूरा बजट है वो इन्हीं 4 वर्ड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इन्हीं को टारगेट रखते हुए जो ये बजट है 2024-25 का वो बनाया गया है। तो इस बजट की जो थीम्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बजट की थीम्स निम्नलिखित में से क्या नहीं है या क्या है। तो 3 ऑप्शन दे देगा, कुछ और एक इनमें से डाल देगा, या चारों में से एक हटाकर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ डाल देगा। तो बजट की थीम एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। और दोस्तों जो इस साल का जो ये बजट है वो उस बजट में टोटल 9 प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं। वो 9 प्रायोरिटीज़ आपके सामने ये हैं। तो 9 प्रायोरिटीज़, पहली है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, थर्ड इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ आ गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, फिफ्थ अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ आ गई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, सेवन्थ है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, एट्थ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाइन्थ आ गई हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब इनके बारे में हम डिटेल से एक एक करके, जिसमें सरकार ने किस प्रायोरिटीज़ में क्या मेन टारगेट रखा है, क्या अचीवमेंट सरकार ने रखी है, जहाँ पर सरकार जो है पैसा खर्च करने वाली है वो क्या क्या है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आप वीडियो को रोककर आप इन प्रायोरिटीज़ को, प्राथमिकताओं को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हम अपनी पहली प्रायोरिटीज़ के ऊपर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थी, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। तो हमारी पहली प्रायोरिटीज़ प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए इसमें जो सरकार के द्वारा जो फोकस किया गया है वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो सरकार जो रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स वगैरह किए जाएँ। दूसरा जो है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज़। तो सरकार जो इसमें यहाँ इस सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे अमूल वगैरह है, जिससे किसानों को, अमूल वगैरह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो सरकार इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्राउंड नट्स, सीसेम, सोयाबीन वगैरह, सनफ्लावर, मस्टर्ड्स ऑयल वगैरह होता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सरकार ने यहाँ पर टारगेट रखा है कि हम इन चीज़ों में हम जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो है सरकार ने इसमें क्या टारगेट रखा गया है, तो रिलीज़ ऑफ न्यू वैराइटीज़। उसमें क्या है, 109 न्यू हाई यील्डेड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट varieties of 32 field and horticulture crops will be released for cultivation by farmers। तो देखो, तो इसमें जो है सरकार ने क्या टारगेट रखा है, जैसे क्लाइमेट चेंज लगातार होता जा रहा है, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो उसकी वजह से जो फसल वगैरह ख़राब हो जाती है, तो सरकार ऐसी बीज का या ऐसी फसलों का जो है वो न्यू हाइल्डेड मतलब डेवलपमेंट करना चाहती है जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो। तो इसमें क्या कहा गया है, 32 फील्ड क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 109 वैरायटीज़ के हाई यील्डेड एंड क्लाइमेट वेरिएंट्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। इसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, इसमें सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाली है। जैसे जो वेजिटेबल्स की सप्लाई चेन्स वगैरह होती हैं, उनका कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको सरकार बढ़ावा देगी, ताकि जैसे फसल वगैरह एकदम, जैसे बारिश के मौसम में कुछ फसलें वगैरह जो हाँ ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, स्टोरेज की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ जाते थे उस मौसम में, तो उससे छुटकारा दिलाने की जो है सरकार ने इसमें टारगेट रखा गया है। तो जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, सप्लाई चेन है, उसके ऊपर भी सरकार जो है काफ़ी पैसा खर्च करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें जो है सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि इसमें 1 करोड़ फार्मर्स को जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ धकेला जाए नेक्स्ट 2 ईयर में, ताकि देखो नेचुरल फार्मिंग का वगैरह का मतलब क्या है, ताकि जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, उनका कम से कम यूज़ किया जाए, ताकि जो सरकार, जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट कटिंग की जा सके। और नेचुरल फार्मिंग से सरकार कॉस्ट कम हो, फार्मर्स की कॉस्ट कम होगी, किसानों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग करने से ज़मीन भी की फर्टिलिटी भी ख़त्म होती जा रही है, उपजाऊपन भी कम होता जा रहा है और बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और एक सबसे भयानक बीमारी जो कैंसर की है वो उसी की देन है। तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ अगर हमारा रुझान ज़्यादा होगा तो बीमारियां भी कम होंगी।
नेक्स्ट जो है जैसे श्रिम्प प्रोडक्शन वगैरह, शिप्स वगैरह जो है सरकार ये जो फिशरमैन वगैरह हैं उनको जो है उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उसके ऊपर जो है सरकार ध्यान देगी। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जो फार्मर्स की जो लैंड वगैरह है उनको डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटलाइज क्रॉप सर्वे जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। और जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिससे कि आगे चल के किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें जो सरकार के द्वारा काफ़ी बहुत बड़ा जो स्टेप्स लिए गए हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इधर उधर हो रही हैं। तो इसमें सरकार के द्वारा क्या किया गया है, बजट में क्या दिया गया है, देखो इस बजट में टोटल 5 स्कीम्स हैं, जो 5 PM पैकेज हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 3 आपके एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में ही हैं। तो पहली जो स्कीम है उसमें क्या है कि 1 मंथ वेज न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000। मतलब जो पहली बार नौकरी ले रहे हैं तो उन व्यक्तियों को सरकार लगभग 15,000 रुपये तक का जो है पैसा, जो एक मंथ की जो सैलरी है वो लगभग 15,000 रुपये तक की उसमें जो है मदद की जाएगी। 15,000 रुपये तक की 3 इंस्टॉलमेंट में, 15,000 रुपये की नहीं, 15,000 रुपये तक की। तो जो भी देखा जाएगा कि आप किस लेवल पर आप जो है भर्ती हुए हो, किस लेवल पर आपको नौकरी मिली है। इसमें लगभग 210 लाख युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद जो दूसरी स्कीम है उसमें क्या किया गया है, तो उसमें एक आ गया है लिंक्ड, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। तो स्कीम बी, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पहली बार एम्प्लॉई हैं, पहली बार जो नौकरी लगे हैं, उनके लिए जो EPFO में जो कंट्रीब्यूशन देती हैं जो एम्प्लॉयर, उनको देखो, तो आपकी जब नौकरी लगती है तो EPFO में आपकी तरफ से भी एक पैसा कटता है और एक आपका एम्प्लॉयर पैसा जमा करवाता है। तो मतलब एक फैक्ट्री वाला और एक कर्मचारी दोनों का पैसा कटता है और वो पैसा EPFO में जमा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जमा होता है। अब सरकार ने ये कहा गया है जो पहली बार EPFO में जो लिंक होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे एम्प्लॉई, उन एम्प्लॉई की अगले 4 सालों के लिए एम्प्लॉयर्स के साथ साथ और एम्प्लॉई के साथ साथ सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। तो इसमें लगभग 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। अब आ जाती है स्कीम सी, थर्ड स्कीम में क्या किया गया है, तो ये एम्प्लॉयर से मालिकों को बढ़ावा देने के लिए जो नौकरी दे रहे हैं, फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक, उनको बेनिफिट दिया गया है इसमें। उसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट विल रियम्बर्स EPFO कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर फॉर ऑल न्यू हायर्स। तो जितने भी न्यू कमर्स जो हैं, जितने भी नई नौकरियां एम्प्लॉयर्स ने दी हैं, तो उनको, और जो देखो मैंने आपको बताया था कोई भी एम्प्लॉय अगर नौकरी लगता है तो उसकी सैलरी का कुछ % हिस्सा उसको जमा करवाना पड़ता है और कुछ उतना ही 50% उतना ही मालिक का, फैक्ट्री के मालिक के द्वारा या कंपनी के मालिक द्वारा जमा करवाया जाता है। तो सरकार ने ये कहा कि कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक जो पैसा जमा कर रहा है उसमें अगर मान लिया अगर फैक्ट्री का मालिक 5,000 रुपये अगर जमा कर रहा है कर्मचारी के लिए, तो उसमें से 3,000 रुपये सरकार जो है उनको रिम्बर्स कर देगी। तो मतलब अब फैक्ट्री के मालिक को केवल 2,000 रुपये ही अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ेगा, 3,000 का उसको रिम्बर्स हो जाएगा सरकार की तरफ से आने वाले अगले 2 सालों तक, जिसमें लगभग 50 लाख जॉब जो हैं जो क्रिएट होंगी, क्योंकि इससे एम्प्लॉयर्स का खर्चा कम होगा तो वो नई नौकरियाँ और क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लगभग 50 लाख नौकरियां जो हैं क्रिएट होंगी। अब इसमें आगे देखते हैं तो जो 4th स्कीम है, मैंने कहा था कि टोटल 5 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, तो 3 हम लोगों ने देख ली थी। 4th जो स्कीम है उसमें क्या किया गया है, तो उसमें ये स्किलिंग प्रोग्राम्स जो है उसमें स्किल्ड करने के लिए जो है यूथ को, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको स्किल्ड करने के लिए, तो 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर पीरियड। मतलब अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा। इसमें और क्या किया जाएगा कि 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। मतलब 1,000 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और जो कोर्स जो होगा,
कोर्स कंटेंट जो होगा, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका जो है वो जो जैसी इंडस्ट्री को नीड्स है उसके हिसाब से उस कोर्स को या उस कोर्स कंटेंट को डिज़ाइन किया जाएगा। जैसे वर्तमान में देखा जाता है कि आप ग्रेजुएट तो हो जाते हो, लेकिन आप कंपनी में काम करने जाते हो या कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो एक मालिक जो होता है, एक इंटरव्यूअर जो होता है, उसको किसी और हिसाब से चीज़ें चाहिए और आप पढ़ के कुछ आए हो, काम कुछ और करते हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस हिसाब का काम है उस हिसाब की हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्रियल एरिया में जो जिस तरीके का काम चाहिए और जिस तरीके की पढ़ाई आपको करवानी चाहिए उस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो सरकार इस खाई को कम करने के लिए की कोशिश कर रही है, जो कि स्किलिंग प्रोग्राम पीएम पैकेज 4 में किया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास जो देखा गया है, इसमें जो वर्किंग वुमेन वगैरह हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, जो वर्किंग वुमेन है उनको एक हॉस्टल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो उनको सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके। आसपास जो उनको रहने लायक अगर जगह नहीं मिलती है तो उसके लिए हॉस्टल जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या है, फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स थ्रू सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग क्रेचेस। मतलब वुमेन को भी वर्क फोर्स में जो है पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से अगर वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उनको सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए। तो सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके हॉस्टल जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगा, और आपको लोन वगैरह इसमें जो है सरकार से गारंटेड मिल जाएगा। और जो इसमें मेन जो है वो ये किया गया है, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको लोन लेना है 10 लाख रुपए तक का सरकार से आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन वो जो हायर एजुकेशन है वो आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेकर बाहर विदेश में पढ़ने चले जाओ, तो उसके लिए आपको उसके लिए लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए आपको लोन मिलेगा। और उसमें आपको सबवेंशन दिया हुआ है 3% का। मतलब मान लेते हैं अगर आपने 8% के इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन लिया है तो उसमें 3% को आपको रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, आपको सिर्फ 5% का जो है जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ नंबर आ जाती है हमारी 4, ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों इसमें जो है जो मेन जो है वो आपका ये है कि मुद्रा लोन। तो मुद्रा योजना आपकी 2015 में लॉन्च की गई थी। तो मुद्रा बैंक है दोस्तों, उनकी शुरुआत 2015 में यानी कि 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, जिनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो मुद्रा लोन या मुद्रा योजना, जिसमें आप 3 तरीके का लोन ले सकते थे, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो जो उसमें जो तरुण लोन था, जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी, जिसमें आपको 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, जिसकी लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20 लाख। किशोर लोन, जिसमें आपको लगभग 50 हज़ार से 5 लाख तक का लोन जिसमें मिल जाता था, वो आपका किशोर लोन। और शिशु लोन जो 50,000 तक का लोन आपको जिसमें मिलता था। तो 50,000 तक का, 5 लाख तक का, और अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख जो पहले था उस 10 लाख से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। और इसमें जैसे मैंने पीछे कहा था कि टोटल 5 पीएम पैकेज हैं, 5 स्कीम इसमें लॉन्च की गई है। तो 5वीं स्कीम जो है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर दी गई है। तो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन 500 टॉप कंपनीज़ टू 1 करोड़ यूथ इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो 500 बड़ी कंपनियों में, टॉप कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सरकार के द्वारा जो इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें जो अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को बेनिफिट देगा। जिसमें जो आपको अलाउंस है 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, फर्स्ट टाइम 6,000 की उसको असिस्टेंस जो है, सहायता जो है वो की जाएगी, और 5,000 रुपये का पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा जो है 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मिटरी टाइप अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन पीपी मोड। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए रेंटल हाउस
की जो फैसिलिटीज़ है वो डॉर्मेटरी टाइप की है, वो अकोमोडेशन है, उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो ये क्रिटिकल मिनरल मिशंस हैं ये क्या है, तो इसमें आप तो क्रिटिकल मिनरल्स में आप यही आइटम आते हैं, तो इन सभी के आइटम को प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। लिथियम, कोबाल्ट, निकोल वगैरह ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार के द्वारा क्रिटिकल मिनरल मिशंस जो है वो लॉन्च किया गया। तो आप वीडियो को रोककर इनको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ से जो मेजर इंपॉर्टेंस इंपोर्ट किया जाता है इनको उन देशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथिंग ऑफ ट्रिब्यूनल अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स टू स्पीड अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्रिब्यूनल टू इस्टेब्लिश्ड। इसमें जो है जो दिवालियापन होता है, दिवालियापन मतलब इंसॉल्वेंसी, मतलब जो अपना लोन वगैरह का पैसा जो है वो पेमेंट करने की हालत में नहीं है, उस तरीके के जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है उसमें तेज़ी लाने के लिए ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण और अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स मतलब अपीलीय न्यायाधिकरणों की जो है उनको मजबूती दी जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, और एडिशनल ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको उनकी जो है स्थापना की जाएगी। तो वो सब इसमें किया गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ नंबर 5 वो है अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। अर्बन डेवलपमेंट में सबसे पहला जो है वो आपका स्टैंप ड्यूटी, वो स्टैंप ड्यूटीज़। तो इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ महिलाओं को एनकरेज किया गया है। इसमें एनकरेजिंग स्टेट को एनकरेज किया गया है कि वो स्टैंप ड्यूटीज़ जो हैं उनको लोअर रखें। किसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदते हो तो उसके ऊपर जो राज्य सरकारें हैं वो स्टैंप ड्यूटीज़ लगाती हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा एनकरेज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर वो प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम से अगर सेल परचेज़ हो रही है, या कोई महिला उस प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रही है खुद के नाम से, तो उस पर जो स्टैंप ड्यूटी है उसको कम से कम किया जाए। और जो स्ट्रीट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए रूरल एरिया में कि स्ट्रीट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 100 हाट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि स्ट्रीट फूड हब्स जो हैं वो बढ़ाए जा सकें। दूसरा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, आने जाने में जो सुविधा है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज़ जहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है। तो 14 बड़े शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर है वहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स मतलब आने जाने की सुविधा, मेट्रो वगैरह ये है, उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसको प्रमोट किया गया है कि भाई वाटर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसमें टू प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें लॉन्च किए जाएंगे, जो कि 100 लार्ज सिटीज़ में जो ये पैकेज लाया गया है, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो हाउसिंग नीड्स है उसके लिए जो पीएम आवास योजना 2.0 है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को जो अर्बन पुअर हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको घर मुहैया करवाया जाएगा। इसमें सरकार के द्वारा टोटल 10 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो रेंटिंग जो किराए पर जो रहते हैं, तो रेंट वाले उस प्रोसेस में जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इसमें क्या है, एनेबलिंग पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो है सरकार के द्वारा ये पॉलिसी लाई जा रही है। तो हम टोटल 5 प्रायोरिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपना 6th प्रायोरिटीज़ के ऊपर, जो है एनर्जी सिक्योरिटीज़। तो एनर्जी सिक्योरिटीज़ में दोस्तों सरकार के द्वारा इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में पहली बार प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सरकार जो है करवाने जा रही है। सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स। तो इसमें स्मॉल रिएक्टर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोडक्शन जो है, पावर प्रोजेक्ट जो हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। काफ़ी बड़े लेवल पर इनको नहीं बनवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा, या काफ़ी ज़्यादा खर्चा नहीं, काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी
जो है स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। छोटे छोटे सेक्टर पर, छोटे छोटे लेवल पर 12 स्मॉल रिएक्टर्स का जो है सेटिंग अप किया जाएगा, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्थापित किए जा सके। इसके अलावा जो AUSC थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें NTPC और BHEL का जॉइंट वेंचर होगा, जिसके आधार पर वो 800 मेगावाट जो कमर्शियल प्लांट जो है उनको सेटअप करेंगे। क्लियर? यहाँ तक बढ़ते हैं अपना आगे। इसके अलावा आगे जो सरकार के द्वारा जो क्या किया गया है, जिसमें जो एक सरकारी योजना है PM ने, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था अयोध्या में, किया गया था, तो उसके इनॉग्रेशन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये योजना लॉन्च की गई थी, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 1 करोड़ घरों की छत पर जो सोलर प्लांट वगैरह हैं वो लगाए जाएंगे, जिसमें उनको 1 महीने में लगभग 300 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा अगली प्रायोरिटीज़ नंबर 7 जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आपको पीछे भी बता चुका था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार के द्वारा 11,11,111 करोड़ रुपए का जो है खर्चा किया जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो है सरकार का एक अच्छा खर्चा माना जाता है, जो कि ओवरऑल GDP का 3.4% है, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्टेट गवर्नमेंट को जो है लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी स्टेटों की जो है फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो चुका है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है 40-50 सालों तक के लिए वो लोन दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो है राज्य सरकारों को सहायता मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा जो एक योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, PM ग्राम सड़क योजना, जिसका फेज़ 4 लॉन्च किया गया है, जो उसमें क्या था, रूरल सेक्टर में कनेक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए जो है ये जो है योजना लॉन्च की गई थी। तो इसका फेज़ 4 लॉन्च किया गया है, जिसमें टोटल 25,000 रूरल हैबिटेंट्स हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ये इस योजना में जो है काम किया जाएगा। इसके अलावा अगली जो है वो आ जाती है हमारी इरिगेशन के ऊपर। अगला जो है इसमें इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन का है। तो देखिए, जैसे भारत में बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, तो अलग अलग राज्यों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ये मोस्टली असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार ना, यहाँ पर ज़्यादातर ये बाढ़ के जो हालात हैं वो ज़्यादातर बने रहते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह है, असिस्टेंस वगैरह है, वो मुहैया करवाई जाएगी। जैसे कोसी मेची जो प्रोजेक्ट है, जो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड जिसमें 11,500 रुपये की जो करोड़ की जो कॉस्ट है, वो कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक फॉर 20 अदर ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स, उसके लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट असिस्टेंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं की जाएगी, जो कि 3 राज्यों में है, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। तो असम, सिक्किम और उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट के लिए जो है सहायता मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वगैरह में, उत्तराखंड इस साइड में जो बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम जो है, काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए भी असिस्टेंस यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी भारत सरकार के द्वारा। ये सब इस बजट में लिया गया है। तो नेक्स्ट है इसी में टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्रायोरिटीज़ नंबर 7 में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो टूरिज़्म सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी खर्चा इसमें जो किया जा रहा है, इसमें जो है विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो कि बिहार में है, उनको डेवलप किया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तर्ज पर। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर will be undertaking which hold religious significance for Hindus, Buddhists and Jains, उसके लिए भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, राजगीर प्रोग्राम जो है वो लाए जाएंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टेचर।
तो नालंदा यूनिवर्सिटी को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए भी, टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसाज सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मोनूमेंट, क्राफ्ट्समैन, वाइल्ड क्राफ्ट सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप्स वगैरह वगैरह के लिए जो है सरकार के द्वारा उड़ीसा में इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाएगा ताकि वहाँ पर टूरिस्टों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको पता ही होगा उड़ीसा में अब की बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ पर सरकार के द्वारा ये जो है पहली बार सरकार बनी है वहाँ पर उड़ीसा में, तो अब टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार के द्वारा, ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा वहाँ पर ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए हैं। इसके अलावा जो अगली अप्रोच है हमारी वो इनोवेशन, अगली प्रायोरिटीज़ नंबर 8 इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें देखिए भारत में देश में रिसर्च वगैरह के ऊपर कहा तो जाता है कि भाई पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया नहीं जाता है। लेकिन सरकार ने इस बजट में उसको अपनी प्रायोरिटीज़ में रखा है। तो प्रायोरिटीज़ नंबर 8 इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें ऑपरेशनलाइजेशन एंड अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिस रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए अनुसंधान, नेशनल रिसर्च के ऊपर काफ़ी फंडेड जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च एंड इनोवेशन कमर्शियल स्केल विद फाइनेंसिंग अप टू 1 लाख करोड़। और स्पेस इकोनॉमी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस इकोनॉमी में जो कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ इज़ टू बी सेटअप। तो 1000 करोड़ तक का जो वेंचर कैपिटल फंड है उसको सेटअप किया जाएगा ताकि वो स्पेस सेक्टर में, स्पेस इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे किए जा सकें। इसके अलावा 9th प्रायोरिटीज़ आ जाती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसमें जो है रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस जो हैं वो की इशू उनको सॉल्व करने के लिए जो है जो इशू जो हैं उनको सोल्व करने के लिए सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स किया गया है। जैसे देखो भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि लैंड किसकी है, किसके नाम की है। आप वो प्रॉपर्टी के पेपर निकलवाने चले जाते हो तो फाइलों के ढेर में प्रॉपर्टी के पेपर इतनी आसानी से एक तो निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह पाई जाती हैं। तो बहुत सरकार के द्वारा पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है कि भू आधार लैंड्स जो है बनाई जाएं। मतलब लैंड के लिए एक आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार नंबर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक आधार नंबर दिया गया है, ऐसे ही ज़मीनों का आधार कार्ड, आप कह सकते हो कि ज़मीनों का भी आधार कार्ड, जैसे आदमियों का आधार कार्ड बनाया गया ऐसे ही ज़मीनों का एक आधार कार्ड लॉन्च किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल लैंड्स। और जो है सरकार के द्वारा जो सब डिविज़न्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनके माध्यम से जो है सरकार के द्वारा जो करंट ओनरशिप है जिन व्यक्तियों की लैंड के ऊपर, उनका सर्वे करवाया जाएगा और उस लैंड की जो है वो अर्बनाइजेशन, डिजिटाइजेशन जो है GIS मैपिंग के थ्रू है, उनको डिजिटाइजेशन जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारा काम जो है रूरल अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस में जो है ये लिया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा नेक्स्ट जो है वो किया गया है टैक्स प्रपोजल किया गया है। तो टैक्स प्रपोजल की अगर हम बात करें तो इसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अगले 6 महीने में रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। जो इस इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया और उसमें काफ़ी कुछ बदलाव जो है टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। क्योंकि भारत में ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये 1961 में से बना हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें जैसे इनकम टैक्स की, अगर हम बात करें तो भारत में इनकम टैक्स 24 जुलाई 1860 से लागू है। 24 जुलाई 1860 से लागू किया गया था और आज़ादी के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया था, जिसके तहत आज की डेट में आप लोग इनकम टैक्स देते हो। और अगर हम बात करें सन 2010 से 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में आप लोग मनाते हुए आ रहे हो। क्लियर है। और इसमें लिटिगेशन एंड जो अपीलेंट हैं वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। और दूसरा डिपेंडिंग द टैक्स बेसिस, जैसे अगर हम बात करें कि टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स
परसेंटेज जो है ओवरऑल भारत में काफ़ी कम परसेंटेज है, काफ़ी कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो उस बेस को बढ़ाया जाए, उसके ऊपर जो है सरकार काम करेगी। इसके अलावा जो काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर है, जो कस्टम ड्यूटी है, जो विदेशों से जो सामान आता था उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं जो लगाए जाते थे, तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो ख़त्म की गई है या कम की गई है, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। जिसमें मेन चीज़ क्या है, जैसे कैंसर मेडिसिन्स हैं 3, उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दी गई है, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, ताकि मेडिसिन को अफोर्डेबल किया जा सके। दूसरा, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए या मोबाइल पीसी BA चार्जर्स जो हो गए, उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको घटाकर 15% किया गया है, ताकि मोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। दूसरा, जो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो और प्लेटिनम के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उसको घटाया गया है। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 6% और प्लेटिनम के ऊपर 6.4%। जिससे कि जो है पहले क्या होता था, जो गोल्ड जो ज्वेलर्स का जो काम करते थे, जो डीलर होते थे, वो कस्टम ड्यूटी को से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब कस्टम ड्यूटी को घटाकर बहुत कम कर दिया गया है, जिससे वो डायरेक्ट ही एक फेयर रूट के माध्यम से ही उसको लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो है कस्टम ड्यूटी का लोड सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, जो श्रिम्प प्रोडक्शन वगैरह था, फिश फीड्स वगैरह थी, उसमें भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसको कम किया गया है, ताकि यहाँ पर जो है कम्पिटिटिव जो एक्सपोर्ट्स वगैरह में है जो कम्पिटिटिव जो है बनाया जा सके। दूसरा, एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स। देखो, जो सोलर एनर्जी है वहाँ पर उसमें ट्रांजिशन, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ताकि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन वगैरह जो है भारत में उसको बढ़ाया जा सके। और दूसरा, जो हमने क्रिटिकल मिनरल मिशंस पढ़ा था उसमें देखा था कि वहाँ पर जो सरकार के द्वारा क्रिटिकल मिनरल मिशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है, रिसाइकलिंग है, उनकी बढ़ाई जा सके। तो उन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो है सरकार कस्टम ड्यूटीज़ लगाती थी उसको भी फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो उसमें सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जैसे अगर आपको याद हो, अगर बजट का भाषण अगर सुन रहे थे और साथ के साथ अगर शेयर मार्केट को भी अगर आप एनालाइज करते हो, तो आपने देखा था कि एकदम से जैसे ही निर्मला सीतारमण जी का ध्यान जो है या जो भाषण जो है वो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की तरफ गया था, वहाँ पर कैपिटल गेंस के ऊपर जब उन्होंने ये चीज़ें बताई गई थी तो शेयर मार्केट एकदम से डंप हो गई थी, नीचे चली गई थी। तो उनके द्वारा क्या कहा गया था कि जो शॉर्ट टर्म गेंस है जो फाइनेंशियल एसेट्स में, उसके ऊपर जो है उन्होंने 20% टैक्स जो है वो अनाउंस कर दिया था। तो देखिए, जैसे आप शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भारत सरकार की देखो हर एक जगह पर नज़र रहती है कि जहाँ से भी आप पैसा कमा रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप भारत सरकार को टैक्स दो। और भारत सरकार हर वहाँ चीज़ से आप टैक्स लेना चाहती है जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो। तो आप जैसे अगर शेयर मार्केट की बात करें, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपना पैसा कई गुना किया है। एक साल में 3 4 5 गुना पैसा वो शेयर मार्केट से करके निकले हैं। जब आपका पैसा 5%, अगर आप पैसा अपना शेयर मार्केट में कैपिटल गेन कर रहे हो तो उसमें से कुछ परसेंट सरकार आपसे टैक्स के रूप में पैसा लेना चाहती है। जब 300% फ़ायदा कमा रहे हो तो 20% सरकार को भी टैक्स के रूप में आप दे सकते हो, जो कि एक बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म्स जो गेन होते हैं, जो फाइनेंशियल असेट्स, नॉन फाइनेंशियल असेट्स, जैसे आपने कोई लोन वगैरह, ये शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आप वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा करते हो तो उसकी वैल्यू जितनी बढ़ती है वो आपका कैपिटल गेन हो जाता है। जैसे आपने 500 रुपये लगाए, 500 से 1200 आपने कर दिया तो 700 रुपये का आपको कैपिटल गेन हुआ, तो 700 रुपये के ऊपर आपको 12.5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको छूट दी गई है। उनमें जो फाइनेंशियल असेट्स है, कैपिटल गेन्स है 1.25 लाख तक का, मतलब 1,25,000 तक का जो कैपिटल गेन है उसमें उनको टैक्स में छूट दी गई है। दूसरा, एंजल टैक्स है, उसको अबोलिश कर दिया गया है। जैसे कोई नए इन्वेस्टर्स होते थे, नए स्टार्टअप्स होते थे, उनमें कुछ नए लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते थे तो वो एंजल इन्वेस्टर होते थे, तो उनके ऊपर भी जो है सरकार टैक्स लगाती है, जिसको एंजल टैक्स बोला जाता है। तो जहाँ जो अपना
जो प्रोप्राइटर से थे, बिजनेसमैन थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे इससे। तो सरकार का ध्यान अब की बार इस तरफ गया और उन्होंने इसमें जो है इस टैक्स को, एंजल टैक्स को फुली अबॉलिश कर दिया। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो है, फॉरेन कंपनीज़ उनके ऊपर 40% टैक्स लगता था, उसको घटाकर 35% कर दिया गया है। अब कॉरपोरेट टैक्स का मतलब क्या है? तो जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना जो मुनाफा कमाती हैं, उस मुनाफे का, अपने उस प्रॉफिट का भारत सरकार को 40% टैक्स देते थे, लेकिन अब उसको 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? अगर टैक्स रेट घटेगा तो देश में फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स आता है, आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उसकी जो स्लैब रेट थी उसमें बदलाव किए गए हैं। तो अगर आप एक टैक्स पेयर हो, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अगर पे करते हो और आपकी इनकम चाहे 15 लाख से ऊपर है, तो आपको लगभग आपके इनकम टैक्स में 17,500 रुपये की बचत होने वाली है। तो ये जो टैक्स स्लैब है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं? तो जो टैक्स 0 से 3 लाख है, तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे आप लोग हो, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे धोनी है, चाहे कोहली है, चाहे बिल गेट्स है, ओ सॉरी बिल गेट्स नहीं, चाहे रतन टाटा जी हैं, कोई भी है, हर व्यक्ति की पहले 3 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 0% टैक्स लिया जाएगा। कैसे? वो जो मैं अभी कह रहा हूँ वो मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करना अभी सिखाऊंगा। 3 से 7 लाख की अगर इनकम का अर्न करता है तो 5 लाख, 7 लाख से 10 लाख इनकम अर्न करता है तो 10%, 10 लाख से 12% इनकम अर्न करता है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर इनकम अर्न करता है तो 30%। ये स्लैब पहले 3 लाख से 6 लाख तक थी 5% में, 6 लाख से 9% थी पिछली टैक्स स्लैब जो कि 10% में आती थी, 9 लाख से 12% जो है वो 15% में आती थी। उसके अलावा उसके बाद जो है सेम टैक्स स्लैब है, 12 से 15 पहले भी थी, 12 से 15 अब भी है, जिसमें 20% आपको टैक्स दिया जाएगा और 15 लाख से ऊपर 30% जो है टैक्स स्लैब टैक्स जो है दिया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई हैं। जो पेंशनर्स हैं उनकी भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई हैं। क्लियर है? अब एक बार टैक्स कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। जैसे देखो मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें यहाँ पर ये टैक्स स्लैब है। एक ए पर्सन है जिसकी इनकम 8 लाख है, तो 8 लाख इस स्लैब में हमारा आ जाता है, 8 लाख हमारा इस स्लैब में आ गया। इसका मतलब उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर कहेंगे 8 लाख गुना 10% बराबर 80,000 रुपये। 10%, 8 लाख का 10% बराबर 80,000 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गलत है। तो टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसकी इनकम को, 8 लाख इनकम को तोड़ा जाएगा, इस स्लैब तक तोड़ा जाएगा, 10% वाली स्लैब रेट तक तोड़ा जाएगा। उसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे 0 से 3 लाख टोटल कितने लाख रुपए बनते हैं? 3 लाख रुपए यहाँ आएंगे उसके। 3 लाख से 7 लाख टोटल कितने लाख रुपए बने? 4 लाख बने। तो 4 लाख रुपये उसके यहाँ पर आ गए। तो टोटल 4 और 3 7 लाख इनकम होगी। तो 1 लाख इनकम वो इसकी इस स्लैब में आएगी, क्योंकि 7 से 8 1 लाख यहाँ पर बना। तो पहले 3 लाख के ऊपर नील यानी कि 0% टैक्स दिया जाएगा। तो मतलब 3 लाख का 0% टैक्स कितना बनेगा? 0। और अगले 4 लाख के ऊपर उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख गुना में 5, 5%, तो 20,000 उसका टैक्स बनेगा। तो एक सेकेंड, 20,000 उसका टैक्स बनेगा। और अगले 1 लाख पर उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि वैल्यू बनती है 10,000। तो उसको टोटल 30,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई किसी व्यक्ति की अगर इनकम 8 लाख रुपए है तो। इसीलिए इसी तरह से एक एग्जांपल और है, एक बी पर्सन है जिसकी ओवरऑल इनकम 16 लाख रुपए है। तो 16 लाख रुपए वाला इस स्लैब में आ जाएगा, 30% वाली स्लैब में आ जाएगा। तो उसकी इनकम को तोड़ा जाएगा। तो 16 लाख में से जो उसके पहले 3 लाख रुपए हैं उस पर 0% टैक्स दिया जाएगा, उस पर 0% टैक्स लिया जाएगा। और 3 लाख से 7 लाख मतलब अगले 4 लाख रुपए के ऊपर उससे 5% टैक्स लिया जाएगा। ऐसे ही 7 लाख से 10 लाख मतलब अगले 3 लाख के ऊपर उससे जो है 10% टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद 10 लाख से 12 लाख मतलब 2 लाख रुपए, अगली 2 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर उससे 15% टैक्स लिया जाएगा। ऐसे ही 12 से 15 लाख टोटल 3 लाख रुपए मतलब अगले 3 लाख रुपए के ऊपर उससे 20% टैक्स लिया जाएगा। अब उसकी इनकम थी 16 लाख, तो 15 लाख से ऊपर कितना है? 1 लाख।
तो अगले 1 लाख के ऊपर उससे 30% जो है टैक्स लिया जाएगा। तो 3 लाख का 0% बना 0 रुपये, 4 लाख का 5% 20,000 रुपये, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये और 2 लाख का 15% 30,000 रुपये, 3 लाख का 20% 60,000 रुपये और 1 लाख का 30% 30,000 रुपये। तो ये जो टोटल टैक्स बना उसका 30, 90, 120, 120, 150, 170, तो 1,70,000 रुपये जो है उसका टैक्स बनेगा, ना कि 15 लाख का आप 30% 4,80,000 रुपये निकाल कर बैठे होगे, जो कि गलत है। तो आपको टैक्स, उम्मीद करता हूँ आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो एक बार एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में टैक्स स्लैब दी गई थी और उसमें कहा गया था कि टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। और ये वैल्यू रुपीज़ कम्स फ्रॉम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें भारत सरकार के पास अगर पैसा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास बोरोविंग्स से आया था। तो बोरोविंग्स से कितना पैसा आया था? 27% पैसा बोरोविंग्स से आया था। इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा 19%, दूसरे नंबर पे जीएसटी से और तीसरे नंबर जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से। ऐसे ही रुपीज़ गोज़ टू किस सेक्टर पर कितना पैसा खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हमारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है, मेजर एक्सपेंडिचर्स वगैरह, तो ये सारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कुछ मेजर स्कीम्स हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा जो है पैसा खर्च किया गया है, जैसे मनरेगा, रिसर्च डेवलपमेंट, है ना, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, पीएलआई फार्मेसी इंडस्ट्रीज़, डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सोलर पावर ग्रिड्स के ऊपर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी के लिए जो सब्सिडीज़ वगैरह के ऊपर और आइडिया स्कीम्स के ऊपर। तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरकार ने जो है काफ़ी मोटा अमाउंट जो है वो खर्च किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर भी अगर आपका वीडियो में अगर कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यूनियन बजट से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो आपका इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। दोस्तों अगली क्लास में एक वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे को भी डिस्कस करेंगे और रेलवे बजट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहिए।